जेडी स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने लंग्स की स्ट्रक्चर्स बनाई थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ऐसे से कुछ करके था रफ स्ट्रक्चर ऐसे। इसके नीचे एक संरचना और होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, पेशीय संरचना होती है, ठीक है। ये मुख्य जो काम करती है डायफ्राम रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, क्योंकि जब ये लंग्स का श्वसन, जब वायु अंदर आती है तो ये लंग्स को सिकुड़ने के लिए और फैलने के लिए स्थान प्रदान करता है लंग्स, ठीक है। ये पेशीय संरचना होती है, तो उसमें 12 नंबर पे लिख लेना डायफ्राम। पेशीय संरचना, ठीक है। ये हमारी डायफ्राम है, वो हमारी जो धड़ है उसको दो पार्ट में, एक तो नीचे वाली इसकी एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, दो पार्ट में डिवाइड करता है डायफ्राम, ठीक है। अब बात आती है श्वसन की, श्वसन के टाइप्स की। श्वसन है वो दो टाइप से होता है, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। अब एक्सटर्नल इंटरनल में क्या होता है, होता तो दोनों में ही ऑक्सीजन से होता है, दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में देखो बाहर से वायु आती है, नोज के द्वारा हमारे बॉडी में लंग्स तक वायु आती है, ठीक है। जैसे ये लंग्स है, यहाँ तक वायु आई, तो जो बाहर से वायु आएगी वो यहाँ पे वायु कुपिकाओं में आएगी, ठीक है। वायु कुपिकाओं के पास बहुत सारी केशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं, हेयर के जो इनका डायमीटर हेयर के समान होता है, वो बहुत सारी केशिकाएं होती है, ठीक है। जो ये इनके अंदर CO2 युक्त रक्त होता है, ठीक है। ये CO2 इनको दे देती है वायु कुपिकाओं को, और O2 इनसे ग्रहण कर लेती है और ब्लड को शुद्ध कर देती है। तो एक्सटर्नल में केशिकाओं और वायु कुपिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, केशिकाओं और वायु कुपिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है एक्सटर्नल में। और इंटरनल में क्या होता है, यहाँ से ये जो केशिकाएं होती हैं वे O2 युक्त रक्त को कोशिकाओं तक लेके जाती है, ठीक है। कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, इस ऑक्सीजन से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जाती है, भोजन का ऑक्सीडेशन किया जाता है, ठीक है। उससे जो CO2 बनती है उसको केशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल श्वसन। कोशिकाओं और केशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान। जब O2 युक्त रक्त आता है कोशिकाओं तक, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है कोशिकाओं में, और फिर CO2 का निर्माण होता है।
एक्सटर्नल श्वसन है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, सामान्य विसरण से। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है ब्रीथिंग की। सांस दो टाइप से ली जाती है, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में सांस को अंदर लिया जाता है और एक्सहेलेशन में सांस को बाहर छोड़ा जाता है। ब्रीदिंग, पहला इनहेलेशन, हिंदी में इसको प्रश्वसन बोलते हैं, और एक्सहेलेशन। निश्वसन। सबसे पहले इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है। डायफ्राम सिकुड़ जाता है और रिब केज आगे की ओर निकल जाता है। पेशियां जो होती हैं वो पसलियां आगे की ओर, पसलियों का जो हमारा ढांचा होता है वो आगे की ओर निकल जाता है। जब श्वास को अंदर लिया जाता है। फिर 3 नंबर पे जो हमारी लंग्स, फेफड़े और जो वक्षीय गुहा होती है जिसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, उसमें प्रेशर लो हो जाता है। उसमें प्रेशर लो हो जाता है तो वायु का जो है, वायु बाहरी वायुमंडलीय प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैसों का प्रवाह होता है, ये सबको पता ही है। ठीक है, तो अंदर की ओर गैसेज आ जाएंगी और फेफड़ों की ओर वायु का प्रवाह है। ठीक है, इनहेलेशन में ये सारी क्रियाएं होती है। डायफ्राम सिकुड़ जाता है, रिब केज आगे की ओर निकल जाता है और लंग्स और थोरेसिक कैविटी में प्रेशर लो हो जाता है और वायु का फेफड़ों की ओर प्रवाह होता है। ठीक है, फिर एक्सहेलेशन में, एक्सहेलेशन में जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। डायफ्राम पुनः उसी व्यवस्था में आ जाता है और रिब केज भी अपनी जगह पे वापस आ जाता है। और प्रेशर है वो थोरेसिक कैविटी और लंग्स के अंदर हाई हो जाता है। ठीक है, और वायु का फेफड़ों से बाहर की ओर प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं निश्वसन में होती है, एक्सहेलेशन में होती है। डायफ्राम पुनः अपनी अवस्था पे आ जाता है, रिब केज अपनी जगह पे आ जाता है, थोरेसिक कैविटी और लंग्स में प्रेशर हाई हो जाता है और वायु का लंग्स से बाहर की ओर प्रवाह होता है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक्सहेलेशन के बाद कुछ की पॉइंट्स हैं। श्वसन का
नियंत्रण हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से किया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से श्वसन का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। फिर जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है भोजन का, उसके बाद जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी के रूप में हम उसको उपयोग में लेते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी की फुल फॉर्म होती है। 3 नंबर पे जो श्वसन का जो नापन करते हैं वो हम स्पाइरोमीटर से करते हैं। श्वसन का मापन, ठीक है। फिर जो नॉर्मल श्वसन होता है वो एक ह्यूमन में नॉर्मल कंडीशंस में श्वसन 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है। बच्चों में 25 से 40 बार, और ओल्ड एज में 12 टाइम्स पर मिनट श्वसन होता है, ठीक है। ह्यूमन में, नॉर्मल ह्यूमन में 12 से 16 बार, चाइल्ड में 25 से 40 बार और ओल्ड एज में 12 बार श्वसन की क्रिया होती है। फिर श्वसन वॉल्यूम की बात आती है। 4 टाइप के श्वसन वॉल्यूम होते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। इसको टीवी भी बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल श्वसन कंडीशंस में सांस के दौरान अंदर और बाहर ली गई वायु को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी जो वॉल्यूम होता है इसका होता है 500 ml, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको IR भी बोलते हैं। IRV में सांस लेने के बाद जो हम एक्स्ट्रा वायु को शरीर के अंदर ले सकते हैं उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। एडिशनल वायु होती है ये, सांस के दौरान अतिरिक्त
ली गई वायु, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एयर भी बोलते हैं। इसकी मात्रा होती है, इसका वॉल्यूम 2500 से 3000 ml होता है IRV का, ठीक है। इसके बाद आती है ERV। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी एडिशनल वायु होती है, और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उसके बाद बलपूर्वक बाहर निकाली गई वायु होती है। एक्सपायरेशन करने के बाद इसको ERV भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी मात्रा होती है 1000 से 1100 ml। फिर 4 नंबर पे रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशंस में अंदर ली गई वायु और बाहर निकाली गई, मतलब जो श्वसन को हम श्वसन करने के दौरान बाहर वायु निकाल देते हैं, उसके बाद जो फेफड़ों में वायु बच जाती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी मात्रा होती है 1100 से 1200 ml। इसको RV भी बोलते हैं। इसके अंदर जो वायु बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है उसको सप्लीमेंट्री एयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बात आती है डिजीज़ की, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिजीज़। सबसे पहली डिजीज होती है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस या श्वसनी शोथ। इसमें क्या होता है, श्वसनी शोथ में जो हमारी ब्रोंकाई होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है उसके अंदर। इन ब्रोंकियल ट्यूब्यूल। तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें बैक्टीरियल और वायरस का संक्रमण हो जाता है। तो ये ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाता है। तो इसमें जो इसके सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स में खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ, और चेस्ट में पेन होना, ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले स्मोकिंग को क्विट किया जाता है, धूम्रपान छोड़ना पड़ता है।
नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स दी जाती है। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रोंकाइटिस में, श्वसनीय शोथ में खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में पेन होता है और धूम्रपान को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा रोग होता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे लंग्स के अंदर फ्लूइड का निर्माण हो जाता है, तरल पदार्थ बढ़ जाता है लंग्स में न्यूमोनिया में। फिर इसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में। फिर इसके जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार, खांसी, ठीक है, और पसलियों में दर्द होता है। ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसके जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में इसके एंटीबायोटिक्स दी जाती है या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है। फिर सारस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके अंदर ये घातक बीमारी होती है और इसका ट्रीटमेंट कुछ है नहीं अभी तक। वायरल होती है, ये वायरस से होती है, ठीक है, कोरोना वायरस। और इसका ट्रीटमेंट कुछ है नहीं अभी तक। थोड़ा आराम के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है, इसमें ट्रीटमेंट में कुछ है नहीं। और सिम्टम्स में बुखार, सूखी खांसी होती है, और शरीर में दर्द होता है। ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के, ठीक है। 4 नंबर पे आता है अस्थमा। या ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें क्या होता है, जो हमारी श्वसनी होती है उसके अंदर सूजन आ जाता है, ठीक है। ये सूजन क्यों आ जाता है, कुछ लोगों को धूल वगैरह के कण से एलर्जी होती है, तो उनके अंदर धूल के कण वगैरह चले जाने से श्वसनी में सूजन आ जाता है। फिर उनको खांसी आने लगती है, सूखी खांसी हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ। इसके अंदर इसके ट्रीटमेंट के लिए इनहेलर दिया जाता है। इनहेलर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोल्ड,
कोल्ड है वो वायरस की वजह से भी हो सकती है, और जो मौसमी परिवर्तन है उनके वजह से भी हो सकती है। ठीक है, इसमें बुखार हो सकता है, सिम्टम्स में बुखार आ जाती है, खांसी और नाक का बहना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी नेज़ल कैविटी होती है, उसके अंदर जो उसकी लाइनिंग होती है उसमें सूजन हो जाता है। नेज़ल कैविटी की झिल्ली में सूजन हो जाता है तो कोल्ड हो जाती है। ठीक है, फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसमें लंग्स के टिश्यू है वो उनमें सूजन हो जाता है। लंग्स के टिश्यू में सूजन, और जो लास्ट है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। मिक्सो वायरस इसका कॉज होता है। ठीक है, कॉजल एजेंट इसका मिक्सो वायरस होता है, और इसमें बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाती है और खांसी, ये सब इसके डिजीज़ होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया, और इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।